हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईए पैसेंजर प्लेन जो रिसेंटली क्रैश हुआ है कराची में। इसमें काफ़ी सारे लोगों का देहांत हुआ है। तो पूरे इंसिडेंट में हुआ क्या है उसको जानेंगे। उसके अलावा एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन जनरल, इसके मेजर कॉजेज क्या होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या रूल्स है और ब्लैक बॉक्स का क्या रोल होता है, ब्लैक बॉक्स होता क्या है, उस सब चीज़ों को जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा अगर आपको पता होगा कि ज़्यादातर एयरलाइन जो है ऐसे प्लेन्स को लीज पे लेता है, तो लेसर जो ऑपरेटर लीज पे देता है उसका क्या रोल होता है ऐसे एयरक्राफ्ट क्रैशेस के टाइम पे। इवन कुछ क्रैशेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से भी देखने को मिलते हैं, उस टाइम पे मैन्युफैक्चर का क्या रोल्स है। और रिसेंटली कुछ इंसिडेंसेस भी ऐसे हुए हैं तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्लाइट PK8303 जो है लाहौर से कराची जा रहा था। तो कराची में लैंड करते टाइम जो है यहाँ पे ATC और यहाँ पे पायलट के बीच कुछ बातचीत होती है, जहाँ पे पायलट बताते हैं कि इंजन में जो है यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से लैंडिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। अब कंट्रोलर ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 2 रनवे उन्होंने खाली किए हुए हैं, एट विल जो है यहाँ पे पायलट कोशिश करें लैंड करने की। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद यहाँ पे पायलट बताते हैं कि वी आर रिटर्निंग बैक सर, वी हैव लॉस्ट द इंजन। उसके 12 सेकंड बाद यहाँ पे पायलट मेडे 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 बोलते हैं। उसके बाद सारी कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है एयरक्राफ्ट के साथ। और उसके बाद जो ये पूरा एयरक्राफ्ट है कराची एयरपोर्ट के पास एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे जाके क्रैश हो जाता है। अभी जो पूरा रिकॉर्डिंग था यहाँ पे ATC और यहाँ पे पायलट के बीच में, तो ये बेसिकली ऑडियो स्ट्रीम हुआ था लाइव ATC.net पे। तो ये बेसिकली एक रिलायबल सोर्स है यहाँ पे इन फ्लाइट रिकॉर्डिंग का, उसके बारे में भी आगे देखेंगे स्लाइड में। लेकिन ये जो पूरा क्रैश हुआ ये रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिरा। उसके बाद जो है एम्बुलेंसेस रेस्क्यू ऑफिशियल्स वहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द रेजिडेंट्स और जो लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला है कि रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं ग्राउंड पे, और इमीडिएट इंक्वायरी के लिए भी यहाँ पे उन्होंने बोला है। और अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी सारे कंडोलेंसेस भी आए हैं जिन लोग की यहाँ पे मृत्यु हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ। अब यहाँ पे लाइव ATC.net की बात करते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है अबाउट द लाइव फीड बिटवीन ATC एंड द पायलट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें काफ़ी सारी लाइव फीड्स होती हैं, आप जाके खुद भी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो करंटली यहाँ पे जो भी अगर फ्लाइट हो रही है वहाँ पे अगर बातचीत जो भी हो रही होगी तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। उसके अलावा ATC का रोल यहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक ग्राउंड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि रोड पे ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उसी तरीके से जो है यहाँ पे ग्राउंड पे रह के ये इवन ग्राउंड एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे टेक ऑफ करने वाला है, जो एयर स्पेस में एयरक्राफ्ट है उनको जो है यहाँ पे एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली ATC का रोल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं उनके क्या रीजंस होते हैं। कभी कभी यहाँ पे ह्यूमन एरर भी होता है, कभी कभी यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे रेगुलेटर्स जो होते हैं ये कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं कि जो पायलट को, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टीम को, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है एयरक्राफ्ट की, उन लोगों को जो है फॉलो करना होता है। अगर कोई भी प्रोसीजर अपना फॉलो नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है एक्सीडेंट यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। तो मेजर रीजंस क्या क्या होते हैं, पायलट का एरर हो सकता है, या फिर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ मेजर रीजंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 80% ऑफ जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट क्रैशेस होते हैं वो बेसिकली या तो टेक ऑफ लैंडिंग के बिफोर या आफ्टर ही होते हैं। ड्यूरिंग द फ्लाइट के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। भले हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पे ड्यूरिंग द फ्लाइट जो है उस टाइम पे भी यहाँ पे कुछ क्रैशेस हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% जो यहाँ पे आपको क्रैशेस नजर आएंगे वो यूजुअली टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के टाइम भी नजर आते हैं। जो मेजर रीजंस है मैंने आपको बताया है, पायलट एरर हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर, वेदर होता है कभी कभी। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फ्लाइट क्रू का कुछ एरर हो सकता है, ATC की तरफ से एरर हो सकता है, तो इवन कभी कभी फ्यूलिंग मिसहैप हो सकता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है यूजुअली क्रैशेस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अब बात करते हैं जब भी ऐसे क्रैशेस होते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि किस रीज़न की वजह से हुआ। अब ये इन्वेस्टिगेशन वैसे तो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं कर लेता, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम वापस ना हो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जो आईकाओ बॉडी है उसके अंतर्गत एनेक्चर 13 जिसको शॉर्ट फॉर्म में NX13 कहा जाता है, तो उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं जहाँ पे जो लिखा गया है कि क्या रूल्स है फॉलो करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये जो पूरा NX13 है इसका पूरा पर्पस यही है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, एयरक्राफ्ट का जो इंसिडेंट होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जानी चाहिए और किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन जो है आने वाले फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके, उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पे जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अगर कोई
हाई प्रोफाइल केस हैं अगर तो तब जो है यहाँ पे काफ़ी डिसरप्शन होता है और उस टाइम पे जो है डिस्प्यूट और सेंसिटिविटीज़ की वजह से जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती है, कभी कभी डिले भी देखने को मिलता है इन्वेस्टिगेशन में। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे आगे भी देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि ये जो पूरा इंसिडेंट हमने डिस्कस किया वो पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि हमारा एयर सेफ्टी कितना अच्छा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईकाओ यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने एक बेसिकली एक एविएशन सेफ्टी ऑडिट किया था। तो उसमें हमारी रैंकिंग कुछ खास अच्छी नहीं आई थी। तो पहले हम यहाँ पे 66% पे थे, अब हमारी रैंकिंग 57% हो गई है। अब एक रीज़न जिस वजह से हमारी रैंकिंग थोड़ी ख़राब हुई थी यहाँ पे, तो उसका एक रीज़न ये बताया गया था कि हमारे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, तो इनका जो लाइसेंसिंग होता है बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, जो कि एक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीजीसी के हिसाब से, इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से जो लाइसेंसेस है वो बेसिकली डीजीसीए को देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ एएआई। तो इसी वजह से जो हमारी रैंकिंग थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। अब बात करते हैं कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। यूजुअली जिस जगह पे, जिस कंट्री में यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट या एयर एक्सीडेंट हुआ है, वो कंट्री की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे। अगर आपको याद होगा कि पिछले साल काफ़ी सारे बोइंग के यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है यहाँ पे इथियोपिया में, इंडोनेशिया में यहाँ पे उनके क्रैशेज हुए थे। तो उस टाइम पे जो है उनकी जो जहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए थे उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, मैन्युफैक्चरर्स ने भी यहाँ पे रोल प्ले किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया जिस कंट्री में यहाँ पे क्रैशेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो इतने केपेबल नहीं हैं तो वो इसको डेलीगेट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब वो जो एयरक्राफ्ट जहाँ पे रजिस्टर है, जो यहाँ पे ऑपरेटर है या मैन्युफैक्चर है, उसके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको बात करते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे अलग अलग नेशनैलिटी के। तो जहाँ पे जिस नेशनैलिटी के वो सिटीजन्स है वो भी यहाँ पे जो है अपॉइंट कर सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स को, ताकि वो इस एक्सीडेंट के सीन पे जा सके, अपडेट्स ले सके और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सके। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईकाओ इन जनरल जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है अनटिल अनलेस जो है कोई स्पेशल रिक्वेस्ट उनको यहाँ पे आई यहाँ पे कंट्रीज़ के द्वारा। अब आईकाओ के बारे में हमने काफ़ी सारी बात की कि यहाँ पे एनेक्सर 13 में क्या लिखा गया है। तो आईकाओ को समझते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा मॉन्ट्रियल में, जो कि है कनाडा में। ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी की बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2019 में इसकी 75th एनिवर्सरी हुई है। अब ये करता क्या है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश करता है, और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 1944 में फाउंड किया गया था थ्रू चिकागो कन्वेंशन। अब यहाँ पे जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको सर्च किया जाता है वो होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स यूजुअली ब्लैक नहीं होता है, यहाँ पे अगर आप फोटो में देख रहे हैं वो यूजुअली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से, स्टोरीज की वजह से उसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। लेकिन जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो हम यहाँ पे इस ब्लैक बॉक्स को सर्च करते हैं। ये ब्लैक बॉक्स में होता क्या है, ये बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सीवीआर और दूसरा होता है एफडीआर। सीवीआर का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब विद इन दी जो पायलट का जो कॉकपिट है उसमें क्या क्या बातचीत हुई है, कौन कौन से स्विच ऑन ऑफ हुए हैं, उसकी जो आवाज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती है। उसके अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में क्या होता है, अब यहाँ पे जो प्लेन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जिसकी स्पीड क्या थी, हाइट क्या है, रेट ऑफ क्लाइंब, डिसेंट, फ्लाइट पाथ क्या है, लोकेशन, फ्यूल लेवल, इंजन का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती है एफडीआर में, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। तो ये दोनों जो है कंसिस्ट करता है यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को। अब यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स है इसमें से रिवील होता है, यहाँ पे दोनों को एक साथ स्टडी किया जाता है जिससे पता चले कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स जो है पूरे स्टोरी को रिक्रिएट करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। जिसकी अगर मान लीजिए कि किसी ने बोला कि यहाँ पे कोई मिसाइल से अटैक हुआ है, अब यहाँ पे मिसाइल से अटैक हुआ होगा तो एक जोर से आवाज़ आई होगी, तो एयरक्राफ्ट क्रैश उनसे पहले जो है यहाँ पे फिर देखेंगे कि यहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कोई आवाज़ आई थी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की, तो इसका वेट अराउंड 10 पाउंड यानी कि 4.5 केजी होता है। इसका बाहर एक मेटल चैसी होता है ताकि जो है यहाँ पे इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और कभी कभी एयरक्राफ्ट आपको पता होगा कि पानी में गिर जाते हैं, तो अंडर वाटर जब भी जाता है तो इसमें एक बीकन होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रहा अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन। तो ये क्या करता है, जब भी ये वाटर के टच में आता है ना, इवन अगर ये 40,000 फीट नीचे है पानी के, तो वहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है ताकि जो है एजेंसीज को पता चले कि ये ब्लैक बॉक्स है किधर। उसके अलावा इसके अंदर एक चिप होता है जिसके अंदर ज़्यादातर डेटा जो है रिकॉर्ड किया जाता है।
अब बात करते हैं ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है ये बेसिकली हैंडल कैसे की जाती है। तो टेक्नीशियंस क्या करते हैं, जो प्रोटेक्टिव मटेरियल है चाहे उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है चिप जो है इसको यूज़ करते हैं, उसमें जो डेटा उसको कॉपी करते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। कभी कभी डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ब्लैक बॉक्स में, उस टाइम पे जो है स्पेशल इक्विपमेंट्स और प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है जो यूजुअली जो है मेजर वेस्टर्न और रशियन एजेंसीज के पास है। तो उनके इस्तेमाल से जो है यहाँ पे रॉ फाइल्स ली जाती हैं, उसका एक ग्राफ बनाया जाता है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस कहते हैं, जिसके बाद जो है एग्जामिन किया जाता है साइंटिस्ट और यहाँ पे एजेंसीज के द्वारा साउंड्स को, और किस तरीके से यहाँ पे कंडीशंस रही हैं फ्लाइट के दौरान, उस हिसाब से जो है यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम या फिर एक्सीडेंट हुआ है, क्या रीजंस हो सकते हैं, और जो यहाँ पे बताई जाती है स्पेकुलेशन, तो उसको नेगेट या फिर बेसिकली अप्रूव किया जाता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं कि यूजुअली जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें टाइम कितना लगता है। अब ये बेसिकली डिपेंड करता है, यूजुअली इन्वेस्टिगेटर्स जो है एक पूरी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है उस टाइम पे जो है पॉलिटिकल मीडिया प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। उस टाइम पे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी ब्लैक बॉक्सेस ज़्यादा ही डैमेज हो जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेटर को और ज़्यादा टाइम लगता है कि वो बेसिक पिक्चर समझ सके। कभी कभी ये दिनों में हो जाता है, कभी कभी ये घंटों में भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और यहाँ पे होल स्टोरी जो यहाँ पे रिलायबल हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी है जिसको कंप्लीट होने में 1 साल से भी ज़्यादा लगा है। तो यूजुअली अगर हम बात करते हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटर कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल होते हैं जो जिसके पास एक्सेस होता है इसकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग की जो यहाँ पे की जाती है, जो कि फिर यहाँ पे एनालाइज करके बताते हैं कि हुआ क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पूरा रिक्रिएशन होता है कि क्रैश कैसे हुआ, तो ये भी इसमें मैन्युफैक्चर का क्या रोल होता है कि कभी कभी आप देखेंगे इन्वेस्टिगेटर्स को अगर लगता है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से होता है, तो वो मैन्युफैक्चर को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं कि शायद आपकी इस बेसिकली डिज़ाइन की वजह से या फिर बेसिकली इस फंक्शनैलिटी या सेंसर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैन्युफैक्चर को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो अपना एक्सपर्टाइज यहाँ पे रखे, ताकि इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पे हेल्प हो सके। तो इस तरीके से वो मैन्युफैक्चर को भी कभी कभी इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे फ्लाइट के अंदर है और आपका बेसिकली यहाँ पे देहांत होता है, तो किस तरीके से कंपनसेशन किया जाता है। तो यूजुअली जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, तो जो लोकल कंज्यूमर लॉ के हिसाब से कंपनसेशन की जो यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है वो अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रूट्स की, तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है गवर्न की जाती है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और वार्सो कन्वेंशन के हिसाब से। और कभी कभी अगर हम बात करते हैं केसेस हमने देखे जहाँ पे फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जहाँ पे ऑपरेटर खुद जो है यहाँ पे पैसे देता है, कंपनसेशन करता है, उसके अलावा जो है इवन जो कोर्ट्स है वो यहाँ पे ग्रांट करते हैं कंपनसेशन को। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने देखे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है क्या कि इन्वेस्टिगेशन इतने टाइम पे खत्म करना है, हमने पहले देखा कि इन्वेस्टिगेटर जो है पूरी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन यूजुअली प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है वो 30 दिन में यहाँ पे विद इन एक्सीडेंट आ जाती है। उसके अलावा फाइनल रिपोर्ट जो है विद इन अ ईयर यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। लेकिन कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो तब जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर और जो इंजन मैन्युफैक्चर है उनका क्या रोल होता है, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सारे क्रैशेज जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या फिर नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बोइंग 737 मैक्स जो लाइन एयर क्रैश हुआ था यहाँ पे इंडोनेशिया में, इथियोपिया में, तो उसके बाद जो है बोइंग पे काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे कि यहाँ पे उनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फॉल्टी है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि मैन्युफैक्चरर जो है जो कि ऐसे प्लेन्स बनाते हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एविएशन में। इसका मतलब है कि कंटिन्यूस ड्यूटी टू वार्न देयर क्लाइंट्स, मतलब अगर उनके किसी भी यहाँ पे डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये ऑपरेटर को यानी कि ये क्लाइंट्स को बताए कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर यहाँ पे जब तक आपका जो प्लेन जो आपने बनाया है वो यहाँ पे ऑपरेशन में है, आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है, अगर आप यहाँ पे उसे नहीं करते हैं तो ये नेग्लिजेंट बिहेवियर में जो है यहाँ पे उससे कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एयरलाइंस यहाँ पे लीज पे लेते हैं एयरक्राफ्ट को, तो यूजुअली दो तरीके की लीजिंग होती है जो यूजुअली फॉलो की जाती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी लीजिंग है, लेकिन जो दो मेजर है उसकी हम बात करते हैं। एक होता है वेट लीजिंग, दूसरा होता है ड्राई लीजिंग। वेट लीजिंग का मतलब ये होता है कि जो लेसर है, अगर दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक होता है लेसर, एक होता है जो लेसी है। मतलब बेसिकली ये जो है एयरलाइन ये लीज पे ले रहा है लेसर से।
तो जब यहाँ पे लेसर जो है ना सिर्फ एयरक्राफ्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे क्रू, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, तो उसे वेट लीजिंग कहा जाता है। तो जो ऑपरेशनल कंट्रोल है किसके पास है? लेसर के पास, जो लीज पे दे रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं ड्राई लीजिंग की, तो इसमें जो है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लीज कर दिया जाता है, उसके बाद कोई भी क्रू या फिर मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो पूरा ऑपरेशन का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बेसिकली यहाँ पे कंपनी ही संभालता है। तो ऑपरेशन का जो ऑटोनॉमी है वो कंपनी के पास होता है, ना कि लेसर के पास। तो अब जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक एग्जाम्पल का समझते हैं। मान लीजिए किंगफिशर, इन्होंने किसी ABC कंपनी से जो है यहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, और मान लीजिए उसका कोई क्रैश हो जाता है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ABC की भी, जिसने लीज पे दिया है, क्योंकि पूरा मेंटेनेंस का जो रोल है, जो क्रू का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो लेसर का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनको भी जो है लायबल किया जा सकता है। उसके अलावा ड्राई लीजिंग की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या समझते हैं? मान लीजिए किंगफिशर एयरलाइंस, इनके पास कुछ प्लेन्स है, इन्होंने यहाँ पे ड्राई लीजिंग में लिया है, मतलब इनको सिर्फ प्लेन दे दिया गया है, इन्होंने अपने खुद के क्रू मेंबर्स, मेंटेनेंस का इस्तेमाल किया है। तो उस टाइम पे लेसर का रोल काफ़ी कम है, क्योंकि ऑपरेशन में उनका कुछ रोल होता ही नहीं है। लेकिन कुछ केस हमने वहाँ पे भी देखे हैं जहाँ पे लेसर का इतना तो दायित्व तो बनता है कि कम से कम एक साइट रखे कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है इवन लेसर को भी यहाँ पे चार्ज और लायबल रखा गया है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एयरक्राफ्ट क्रैशेस के क्या क्या मेजर कॉजेज होते हैं, और भी जैसे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।